अध्याय 101। सपने से जागने के बाद से बू लिनफेई पहले क्षण में ही गुयुआन संप्रदाय की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने यू वूसी को देखा उसे पता चल गया कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था। दिल दहला देने वाले दर्द ने बू लिनफेई को समझौता करने पर मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि वो यून वूसी के साथ ये यू के पक्ष में रहने को तैयार हो गया जब तक वह अच्छी तरह से रह सकता था। त्रासदी को दोहराने से रोकने के लिए बू लिनफेई सब कुछ देने को तैयार थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बू लिनफेई ने जितना अधिक खोजा वह उतनी ही अधिक भयभीत होती गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये यू इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बू लिनफेई और यू वूसी ने कितनी खोज की, उन्हें ये यू का कोई निशान नहीं मिला। इसने उन्हें सबसे बुरे परिणाम के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये यू अब जीवित नहीं रहेगा। जब यह विचार आया तो इसने बू लिनफेई और यू वूसी की सारी ताकत तुरंत खत्म कर दी। वे इस परिणाम का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सके, इसलिए चर्चा के बाद उन्होंने मध्य महाद्वीप को छोड़कर अन्य महाद्वीपों पर खोज करने का निर्णय लिया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वे ये यू को नहीं पालेंगे तब तक आराम नहीं करेंगे। बू लिनफेई ने इस बार बू परिवार के सदस्यों को मध्य महाद्वीप में ये यू की खोज जारी रखने के इरादे से बुलाया। जहां तक उसकी बात है वह यू वूसी के साथ समझौते का पालन करेगी और खोज के लिए सबसे पहले पूर्वी सागर महाद्वीप पर जाएगी। यदि वे फिर भी उसे नहीं ढूंढ पाते तो वे दक्षिणी बारबेरियन महाद्वीप में चले जाते। संक्षेप में वे सभी 5 महाद्वीपों की गहन खोज करेंगे। यदि वह काम नहीं करता तो वे स्वर्गीय लोक में चले जाते। चाहे कुछ भी हो, वे ये यू को ढूंढने के लिए कृतसंकल्प थे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से आज उसने ये यू को बू परिवार में देखा। ये बू लिनफेई को कैसे उत्साहित नहीं कर सकता। खासकर ये यू की प्रतिक्रिया सुनने के बाद वह इस हद तक खुश हो गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे। क्लिश क्रॉसिंग क्षेत्र में एक भव्य कृषक के लिए ये दृश्य अकल्पनीय था। बू जियांगमेई का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया और उसने धीरे से कहा, कबीले नेता, क्या आपने किसी से गलती की है? इस व्यक्ति को बू जियाओयुन द्वारा लाया गया था और उसकी खेती का स्तर केवल नवजात आत्मा के दायरे में है। वह संभवतः आपका पति कैसे हो सकता है? ये सुनकर बू लिनफेई अचानक पलटी और सख्ती से आदेश दिया, घुटने टेको। बू जियांगमेई कांप उठी और तुरंत अपने घुटनों पर गिर गई। फिर उसे एक भयानक दबाव महसूस हुआ जिसने उसे अपना सिर उठाने से रोक दिया, जिससे उसे जमीन पर लेटने के लिए मजबूर होना पड़ा। बू लिनफेई ने अपने आंसू पोंछे और ठंडे स्वर में कहा, मैं अपने ही पति से गलती कैसे कर सकती हूँ? इसके अलावा उसके साधना स्तर का आपसे क्या लेना देना है? धूर्त, ये शब्द सचमुच तुम पर सटीक बैठता है। बू जियांगमेई ने अपने दांत पीस लिए, उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। हालांकि अगले ही सेकंड में एक भयानक शक्ति ने तुरंत उसकी छाती को छेद दिया, उसके शरीर और आत्मा दोनों को चकनाचूर कर दिया, जिससे वह पूरी तरह से नष्ट हो गई। बू लिनफेई की अचानक कार्रवाई ने ये यू सहित उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। उनकी याद में बू लिनफेई का स्वभाव बहुत अच्छा था। आखिरी बार को छोड़कर जब उसे पता चला कि उसे धोखा दिया गया है और उसकी हत्या करने का इरादा बढ़ गया है, उसने शायद ही कभी किसी की हत्या की हो, खासकर अपने ही कबीले के सदस्यों की। अब उसकी हत्या का इरादा इतना तीव्र हो गया था। क्या सपने और असली इंसान में यही अंतर था? हर कोई अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। यह मेरा पति है, बू लिनफेई का पति। जो कोई उसका अपमान करता है मर जाता है। बू लिनफेई की आवाज हत्या के इरादे से भरी हुई गूंज उठी। बू परिवार के सभी सदस्य तुरंत घुटने टेक दिए और बार बार सहमत हुए। आखिरकार बू जियांगमेई का शरीर अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ था और कोई भी अगला बनना नहीं चाहता था। ये देखकर कि किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, बू लिनफेई ने ये यू का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से कहा, पति, चलो चलें। बहुत सी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। संयोग से मैं भी ऐसा करता हूँ। ये यू ने बार बार सिर हिलाया। मूल रूप से वह इस बात पर विचार कर रहा था कि बू लिनफेई को अन्य पत्नियों को अधिक स्वीकार करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। लेकिन अब बू लिनफेई की तीव्र हत्या के इरादे को देखकर ये यू ने तुरंत अपना दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया। अभी इसे सुरक्षित रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिरकार बू लिनफेई के पास पति हत्या का रिकॉर्ड था। बू लिनफेई और ये यू के चले जाने के बाद बू जियाओयुन अचंभे में था। जब तक चे नजी ने उसकी मदद नहीं की तब तक वह धीरे धीरे अपने होश में वापस नहीं आई। तब तक बू परिवार के कई सदस्य उसके आसपास जमा हो चुके थे। जियाओयुन, आपने इस बार कबीले के नेता के साथी को वापस लाकर वास्तव में खुद को पछाड़ दिया है। आपको इसके लिए अच्छा पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, आपको फेलो डाओइस्ट के बारे में कैसे पता चला? क्या आप करीब हैं? जियाओयुन, जब आपको मौका मिले तो कृपया मुझे फेलो डाओइस्ट से मिलवाएं। मैं सिर्फ एक जुड़ाव महसूस करता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अपने कबीले के सदस्यों की बातें सुनकर बू जियाओयुन को अपने दिल में कड़वाहट की लहर महसूस हुई। वो उस दिशा में देखने लगी जहाँ ये यू और बू लिनफेई रुके थे, वहीं खड़े रहे। चे नजी ये देखकर आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। जिस सबसे बुरी बात का उसे डर था वह घटित हो चुकी थी। लेकिन मेरी महिला, आप कबीले के नेता से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। चाहे सुंदरता हो या खेती, आप तुलना नहीं कर सकते। तो जाने देना बेहतर है। दूसरी ओर बू लिनफेई ये यू को मध्य महाद्वीप के दक्षिणी भाग में एक धन्य भूमि पर ले आई। ये वह जगह थी जहाँ वे सपने में लंबे समय तक एक साथ रहे थे। अंदर सब कुछ बिल्कुल सपने जैसा ही था, जिससे ये यू के दिमाग में कई परिचित दृश्य सामने आ गए। हाँ, उन्होंने बू लिनफेई के साथ दाव साथी के रूप में कई 100 साल बिताए थे। इसके बारे में सोचकर अच्छा लग रहा था। ये यू की उदासीन अभिव्यक्ति देखकर बू लिनफेई बहुत उत्साहित हुई। शुरू से लेकर अब तक बू लिनफेई ने ये यू के दाहिने हाथ को कभी नहीं छोड़ा था। उसे कसकर पकड़ रखा था जैसे कि वह उसके हाथ छोड़ते ही गायब हो जाएगा। वास्तव में उसे ठीक वैसा ही महसूस हुआ।
बू लिनफे को आज की घटनाएं एक सपने के समान अवास्तविक लग रही थीं। इसलिए वो बस इतना कर सकती थी कि उसे कसकर पकड़ ले। ये यू ने धीरे से उसका हाथ थपथपाया और कहा, तुम्हें इतना तनावग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। बू लिनफे ने एक अजीब सी मुस्कान दी और अनिच्छा से अपना हाथ छोड़ दिया। हालांकि एक बार जब उसने जाने दिया तो वह असुरक्षित महसूस करने लगी और घबराकर अपने लबादे के कोनों को रगड़ने लगी। ये देखकर ये यू ने आह भरी और उसका दाहिना हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। तुरंत बू लिनफे को अधिक सुरक्षित और काफी आराम महसूस हुआ। ये यू ने उसके बेदाग चेहरे को देखा। जैसे ही वो बोलने वाला था उसका दिमाग हिल गया, लेकिन बू लिनफे ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। पतिदेव, पहले मुझे बोलने दो, ठीक है। ये यू को ये बहुत मनोरंजक लगा। यदि आप पहले बोलना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। मुझे अपना मुंह ढकने की क्या जरूरत है। फिर भी उसके हाथ अविश्वसनीय रूप से नर्म और चिकने थे। पति, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि पहले जो हुआ वह सपना था या नहीं। मैं अब बस इतना जानती हूँ, मैं वास्तव में तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो कृपया मुझे मत छोड़ो, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आप यून वूसी के साथ दाव साथी बनने पर भी जोर देते हैं तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। जब तक आप मुझे नहीं छोड़ते ये काफी है। बू लिनफे के शब्दों ने ये यू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी कर दी। क्या चल रहा था? वह अन्य महिलाओं से नफरत करने से लेकर हर चीज को स्वीकार करने तक कैसे पहुंच गई? इतने बड़े बदलाव की प्रक्रिया कठिन थी। हालांकि ये यू ने अत्यधिक खुशी को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने विचार करना शुरू कर दिया कि क्या ये बू लिनफे का परीक्षण था। यदि ऐसा होता तो ये बहुत घातक हो सकता था। काफी चिंतन के बाद ये यू ने पीछे हटते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। पहले प्रतिक्रिया जानने के लिए सवाल उठाया। दरअसल आपको इस तरह मेरी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। यह कोई परीक्षा नहीं है। मैं पहले ही यून वूसी से बात कर चुका हूँ। हम एक समझौते पर पहुंचे हैं कि जब तक आप चाहें हम दोनों आपके साथ रह सकते हैं। जब तक आप अच्छे से रहते हैं मैं किसी भी बात पर सहमत हो सकता हूँ। बू लिनफे का लहजा बहुत जरूरी था। जैसा कि वे कहते हैं, चिंता भ्रम पैदा करती है। एक बार किसी प्रियजन को खोने के दर्द का अनुभव करने के बाद बू लिनफे ने पूरी तरह से समझौता करने का फैसला किया। कोई भी कठोर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, कम से कम अब नहीं। बू लिनफे की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर, जो दिखावटी नहीं लग रही थी, ये यू तुरंत उत्तेजित हो गया। तो वो सपने के दृश्यों के दोबारा घटित होने से डर रही थी, है ना? दिलचस्प। खैर, अब वो इस स्थिति में मजबूती से खड़ा हो सकता है। ये यू मुस्कुराया, आगे बढ़ा और बू लिनफे को अपनी बाहों में खींच लिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। ये यू की परिचित आभा को महसूस करते हुए बू लिनफे को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। गहरी भावनाओं से बचना कठिन है। उस रात ये यू और बू लिनफे ने उस परिचित जगह पर अपनी पुरानी लौ फिर से जला दी। इसके अलावा ये यू ने शीर्ष स्तरीय दोहरी खेती तकनीक का इस्तेमाल किया, जो बू लिनफे के साथ तीसरे सपने का इनाम था। इसे स्वयं के उत्पादों का उपयोग करने का मामला माना जा सकता है। आखिरकार अब उसका तलवार खींचने और असमंजस में इधर उधर देखने का मन नहीं हुआ। सही तकनीक का इस्तेमाल सही जगह पर होना चाहिए। एक रात की गहन सुलेख अभ्यास के बाद ये यू स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा काफी बढ़ गई है। TSK, 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 ये कहा जाना चाहिए, ये सर्वोच्च दोहरी साधना तकनीक वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है। ये काफी कुछ है। बू लिनफे की आंखों में भी आकर्षण की झलक थी। बेशक दोनों ने पूरी रात सिर्फ अभ्यास नहीं किया, उनके बीच कुछ बातचीत भी हुई। बू लिनफे ने यू वूसी का मामला उठाया, इसलिए ये यू ने यू वूसी के साथ अपनी मुलाकात को खूबसूरती से सजाते हुए सुनाया। तभी बू लिनफे को समझ में आया कि ये यू नहीं था जो सक्रिय रूप से मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित कर रहा था। उस दौरान वो हिडन हेवन वैली का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो हेवनली ब्लिस संप्रदाय में बाघ को चारा डालने के इरादे से गया और हेवनली ब्लिस संप्रदाय के नेता से उसका बदला लेने की योजना बनाई। परिणामस्वरूप वह अनजाने में यू वूसी से मिले। इस रहस्योद्घाटन ने बू लिनफे को यू वूसी के प्रति और अधिक स्वीकार्य बना दिया। हालांकि यून वूसी से संपर्क करने या उसे अभी वापस लौटने के लिए कहने की उसकी कोई योजना नहीं थी। इसके बजाय उसने ये यू को खोजने की खबर को कुछ समय के लिए गुप्त रखना चाहा। इस तरह वो कुछ दिनों के लिए ये यू को अपने पास रख सकती थी। ये उसकी एक छोटी सी स्वार्थी इच्छा थी। आखिरकार चूंकि वह वही थी जिसने ये यू को सबसे पहले पाया था, थोड़ा सा लाभ प्राप्त करना अनुचित नहीं था। ये यू ने स्थिति को अच्छी तरह से समझते हुए यून वूसी का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करने का फैसला किया। भले ही बू लिनफे ने इस स्थान पर ये यू को उसके साथ साझा करने की इच्छा व्यक्त की थी, जब तक बू लिनफे ने यह मुद्दा नहीं उठाया ये यू इसके बारे में चुप रहेगी। जहां तक उसके ठिकाने की बात है, वह भी पूछताछ नहीं करेगा। वो रिश्तों के मामले में नए नहीं थे और जानते थे कि महिलाएं दुनिया में सबसे अप्रत्याशित प्राणी हैं। हो सकता है कि वे सभी एक पल में मुस्कुराएं और अगले ही पल क्रोधित हो जाएं। इसलिए ये यू सतर्क रहा, कदम दर कदम चीजों को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा था। सामंजस्यपूर्ण भविष्य का सपना अप्राप्य नहीं था। अगली सुबह ये यू, जो दिनचर्या से परिचित था, वहां गया और मेज से कंघी उठाई और बू लिनफे के बालों में कंघी करना शुरू कर दिया। सपने में ये यू ने बू लिनफे के लिए लगभग हर दिन ऐसा किया था और उसने इसका भरपूर आनंद उठाया था। अब जब ये दृश्य हकीकत में दोबारा दोहराया गया तो बू लिनफे की आंखें फिर से भर आईं। वो मुड़ी और ये यू को गले लगाते हुए बोली, पति, आपसे मिलना मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैं वास्तव में आपको पसंद करती हूँ। ये यू मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, मुझे भी आप सभी पसंद हैं।
बू लिनफेई ने धीरे से अपने हाथ छुड़ाए और हैरान भाव से पूछा, पति, कुछ ऐसा है जो मैं कभी नहीं समझ पाए। क्या आप हिडन हेवन वैली के बुजुर्ग ये यान के बेटे नहीं हैं? जब मैं उठा तो सबसे पहले मैंने हिडन हेवन वैली की जांच की। मैंने पाया कि घाटी नष्ट नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हर किसी को आपकी कोई याद नहीं है। यहाँ तक कि ये यान ने भी कहा कि उसके कभी कोई बच्चा नहीं था। क्या हो रहा है? ये यू को आश्चर्य नहीं हुआ कि हिडन हेवन वैली अभी भी अस्तित्व में है। सपने में हिडन हेवन वैली नष्ट हो गई क्योंकि ये यान ने एक राक्षसी संप्रदाय से हेवन व्हीलिंग पिल चुरा ली थी, जिसके कारण उनका विनाश हुआ। वास्तव में ये यू का ये यान के साथ कोई संबंध नहीं था, इसलिए ये यान स्वाभाविक रूप से हेवन व्हीलिंग पिल चुराने का जोखिम नहीं उठाएगा। इसलिए हिडन हेवन वैली का विकास जारी रहा। हालांकि चूंकि बू लिनफेई ने यह मुद्दा उठाया था, ये यू को पता था कि उसे स्पष्टीकरण देना होगा। ये सिर्फ वो नहीं थी। स्वप्न में उसकी सभी पत्नियां इस बात से हैरान हो जाएंगी, लेकिन स्वप्न प्रणाली का रहस्य कुछ ऐसा था जिसे वो बिल्कुल भी प्रकट नहीं कर सका। ये भरोसे का मामला नहीं था, बल्कि यह स्पष्टीकरण बहुत जटिल और अविश्वसनीय था। तो इस पर विचार करने के बाद ये यू ने गंभीरता से कहा, क्या आपने समानांतर दुनिया के बारे में सुना है? समानांतर दुनिया। बू लिनफेई ने इस शब्द का अर्थ न समझते हुए थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली। फिर ये यू ने विस्तार से बताना शुरू किया, एक समानांतर दुनिया दूसरे ब्रह्मांड की तरह है। उस दुनिया में आप, मैं और बाकी सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन इस दुनिया में होने वाली घटनाएं उस दुनिया में नहीं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, दूसरी दुनिया में मैं आपसे और यू उसी से मिला था, लेकिन इस दुनिया में मैं आपसे अभी अभी मिला हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये समानांतर दुनिया की यादें हमारे दिमाग में कैसे आई। मेरा मानना है कि यह एक तरह का आशीर्वाद है, अन्यथा हम इतने गहरे प्यार और अविभाज्य नहीं होते। बू लिनफेई ने अवधारणा को पूरी तरह से नहीं समझा, लेकिन ये यू के अंतिम वाक्य, एक हार्दिक स्वीकारोक्ति, ने उसकी अंतिम मनोवैज्ञानिक बाधा को तोड़ दिया। हाँ, उनसे मिलना एक आशीर्वाद था। समानांतर दुनिया की यादों का कारण कोई मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो ये यू के साथ रह सकती थी। इतना ही काफी था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। बू लिनफेई ने ये यू को फिर से गले लगाया, अपने आलिंगन में ले लिया। ये देखकर ये यू तुरंत समझ गया कि समानांतर दुनिया की व्याख्या स्वीकार्य थी। उन्होंने भविष्य में सपने में अन्य पत्नियों का सामना होने पर भी इस स्पष्टीकरण का उपयोग करने का मन बनाया। समानांतर दुनिया की अवधारणा का लचीलापन बहुत अधिक था। ऐसा कोई नियम नहीं था कि केवल एक समानांतर दुनिया का अस्तित्व हो। इसलिए ये पूरी तरह से प्रशंसनीय और उचित था कि उसकी विभिन्न समानांतर ब्रह्मांडों में विभिन्न सपनों की दुनिया से कई पत्नियां हो सकती थीं। अगले कुछ दिनों में ये यू और बू लिनफेई बहुत स्नेही हो गए और एक साथ आनंदमय समय का आनंद ले रहे थे। हालांकि ये यू ने इस स्थान पर अनिश्चितकाल तक रहने की योजना नहीं बनाई थी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने एजोर क्लाउड संप्रदाय में लौटने की तैयारी करते हुए बू लिनफेई को विदाई दी। आखिरकार अपनी खेती को बढ़ाना इस समय उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। बू लिनफेई के साथ अपने समय के दौरान उसने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा, जिससे ये यू को सपनों की दुनिया का अनुकरण करने का कोई मौका नहीं मिला। इसलिए अलगाव की एक संक्षिप्त अवधि कोई बुरा विचार नहीं था। अलग होने से पहले ये यू ने बू लिनफेई से कहा कि उसे अभी भी एक मिशन पूरा करना है और उसे एजोर क्लाउड संप्रदाय में लौटने की जरूरत है। यदि वो उससे चूक जाती है तो वो उसे ढूंढने के लिए एजोर क्लाउड संप्रदाय में जा सकती है। हालांकि बू लिनफेई अलग होने के लिए अनिच्छुक थी, फिर भी वह सहमत हो गई। ये यू के चले जाने के बाद बू लिनफेई वहीं खड़ा रहा, बहुत देर तक उस दिशा में देखता रहा जिस दिशा में वह गया था। फिर वह प्रकाश की एक लकीर में बदल गई और बू परिवार के खंडहरों में लौट आए। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके चले जाने के कुछ ही दिनों में वह स्थान नाटकीय रूप से बदल गया था। पिछले खंडहरों और मलबे को हटा दिया गया था। सैकड़ों कृषक व्यस्तता से विभिन्न भवनों का निर्माण कर रहे थे, जिससे एक भव्य दृश्य निर्मित हो रहा था। बू परिवार के कई सदस्य व्यक्तिगत रूप से काम की निगरानी कर रहे थे। बू लिनफेई के आगमन को देखकर सभी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। नमस्ते कबीले नेता। बू लिनफेई ने जवाब में थोड़ा सिर हिलाया, फिर चारों ओर देखा और भीड़ से बू जियाओयुन को इशारा किया। ये देखकर बू वांगचुआन और बू परिवार के अन्य सदस्यों की आंखों में निराशा दिखी। बू जियाओयुन तेजी से पास आए और उसके हाथ पकड़कर पूछा, कबीले नेता, क्या आपके पास कोई निर्देश हैं? बू लिनफेई ने पूछा, क्या आप ही थे जो शुरू में ये यू को यहाँ लाए थे? आप दोनों कैसे मिले? बू जियाओयुन ने वह सब कुछ बताया जो घटित हुआ था, जिसमें वांग परिवार का पीछा भी शामिल था। सुनने के बाद बू लिनफेई ने धीरे से कहा, मैं आपको फोवान प्रांत के वांग परिवार से न्याय दिलाने में मदद करूंगा। आपने अच्छा किया है। यह मेरी सराहना का एक छोटा सा प्रतीक है। आखिरकार आपके बिना मैं ये यू से नहीं मिल पाता। जैसे ही वह बोल रही थी, बू लिनफेई ने अपना हाथ घुमाया और अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड हेयरपिन निकाला और व्यक्तिगत रूप से इसे बू जियाओयुन के बालों में लगा दिया। इस भाव से बू जियाओयुन अभिभूत और बहुत घबरा गई। बू लिनफेई ने बताया, यह एक उच्च श्रेणी की कलाकृति है जो सुरक्षा के लिए उपयोगी है। वैसे यहाँ क्या किया जा रहा है? बू जियाओयुन ने तुरंत उत्तर दिया, कबीले के नेता भाई वांगचुआन ने सुझाव दिया कि चूंकि हम बू परिवार का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और इस स्थान को इसके पूर्व गौरव पर बहाल करना चाहिए। बू लिनफेई अंततः मुस्कुराए और धीरे से कहा, यह विचारशील है। बू जियाओयुन ने थोड़ा सिर हिलाया। कुछ झिझक के बाद उसने धीरे से पूछा, मैंने साथी दाववादी ये यू को क्यों नहीं देखा? वो रिपोर्ट करने के लिए एजोर क्लाउड सेक्ट में लौट आए हैं। आप सभी यहाँ अपना काम जारी रखें। मैं वांग परिवार से बात करने के लिए फोवान प्रांत जा रहा हूँ। एक तेज गति के साथ बू लिनफेई नजरों से ओझल हो गई। बू जियाओयुन स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रहा। ये यू पहले ही जा चुका था। रिपोर्ट करने के लिए अजूर क्लाउड सेक्ट में लौटे। ये सही नहीं हो सकता।
इससे पहले उसने उसे आत्मा को बुलाने वाली बाधा का उपयोग करते देखा था। क्या ये राक्षसी कृषक का स्पष्ट संकेत नहीं है? वह येजोर क्लाउड संप्रदाय से कैसे हो सकता है? इस सवाल ने बू जियाओयुन को ज्यादा देर तक परेशान नहीं किया। वह कुटिलता से मुस्कुराए। कोई भी व्यक्ति जो परिवार के मुखिया बू लिनफेई का ध्यान आकर्षित कर सकता था, वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। कदाचित वह धर्म और आसुरी दोनों प्रकार की साधना में निपुण था। एक पल के लिए विचार करने के बाद बू जियाओयुन फिर से आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। उस शाम एक बेहद खूबसूरत महिला फोवान प्रांत में वांग परिवार के निवास पर पहुंची। वांग परिवार की रक्षात्मक व्यूह रचना को आसानी से तोड़ते हुए वह ऐसे अंदर चली गई जैसे कि वह स्थान उसका ही हो। वह जहां भी जाती थी, अत्यधिक आध्यात्मिक दबाव के कारण वहां उपस्थित सभी लोग घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते थे और अपना सिर उठाने में असमर्थ हो जाते थे। यह महिला कोई और नहीं बल्कि बू लिनफेई थी। वह सीधे वांग परिवार हॉल में पहुंची और मुख्य सीट पर बेपरवाह होकर बैठ गई, जैसे कि वह उस जगह की सच्ची मालिक हो। वांग परिवार के मुखिया वांग लिशान तेजी से आगे बढ़े और घुटनों के बल बैठ गए और जल्दी से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह परी अमर कौन है? मेरे वांग परिवार ने आपको कैसे नाराज किया है? कृपया हमें बताएं। बू लिनफेई ने उदासीनता से उत्तर दिया, बू लिनफेई, बू परिवार के उपनाम बू सुनकर वांग लिशान तुरंत सब कुछ समझ गए। कई दिनों तक पीछा करने के लिए भेजे गए लोग वापस नहीं लौटे थे। वांग लिशान को पहले से ही संदेह था कि मिशन विफल हो सकता है, इसलिए उन्होंने पहले से तैयारी कर ली थी। उन्होंने 2 भंडारण अंगूठियां निकाली और गंभीरता से कहा, ये वांग परिवार की लगभग 1000 वर्षों की बचत है। मुझे उम्मीद है कि परी बू और वांग परिवारों के बीच पिछली दोस्ती पर विचार करेगी और हमें छोड़ देगी। बू लिनफेई ने अपना दिमाग हिलाया और 2 भंडारण अंगूठियां उड़कर उसके हाथ में आ गईं। वह थोड़ा मुस्कुराई और फैसला किया कि जब वो अगली बार ये यू को देखेगी तो वो उसे ये 2 स्टोरेज रिंग उपहार के रूप में देगी। बू लिनफेई की खूबसूरत मुस्कान देखकर वांग लिशान को लगा कि मामला सुलझ गया है। उसने तुरंत घुटने टेके और झुककर कहा, धन्यवाद बू परिवार के अमर, हमारी जान बचाने के लिए। बू लिनफेई धीरे से खड़े हुए और धीरे से कहा, ये 2 अंगूठियां बू परिवार के लिए आपका स्पष्टीकरण है। हालांकि आपके वांग परिवार ने मेरे दाव साथी पर हमला करने का साहस किया। यह एक बड़ा अपराध है। ये सुनकर वांग लिशान पूरी तरह से हतप्रभ रह गए। इसमें अचानक एक दाव साथी कैसे शामिल हो गया? अगले ही पल में बू लिनफेई ने अपनी आस्तीन लहराई और वांग लिशान तुरंत राख में बदल गई। वास्तव में जिस क्षण बू जियाओयुन ने उसे सूचित किया कि वांग परिवार के सदस्यों ने ये यू पर हमला किया था, उनकी किस्मत तय हो गई थी। उस दिन फोवन प्रांत में वांग परिवार का अस्तित्व समाप्त हो गया। पब फ्यूचर विज्ञापन। इस बीच येजोर क्लाउड संप्रदाय में संप्रदाय मास्टर लुओजे बहुत अच्छे मूड में थे। आखिरकार वह यू रामू और ये यू को अलग करने में कामयाब हो गया, जो उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। इसके अतिरिक्त सीनियर सिस्टर होंगलुआन के दूर रहने पर लुओजी विशेष रूप से सुखद जीवन का आनंद ले रहा था। हालांकि जब वो येजोर क्लाउड संप्रदाय के मुख्य हॉल में खड़ा था, अपने कई शिष्यों को देख रहा था और अपनी दाढ़ी को सहला रहा था, उसने अचानक किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। चौंककर उसका दाहिना हाथ कांपने लगा और उसने उसकी दाढ़ी की कई लंठें खींच लीं। अपनी ठुड्डी में दर्द को नजरअंदाज करते हुए लुओजी जल्दी से उस व्यक्ति की तरफ लपका और तुरंत पूछा, वे ओशु, तुम वापस क्यों आए? क्या आपने 200 डाक एबिस फूल इकट्ठा करना पूरा कर लिया है? और ये यू कहाँ है? दरअसल जो व्यक्ति येजोर क्लाउड संप्रदाय में लौटा था, वो भी आशु था। लुओजी के सवालों की बौछार का सामना करते हुए उसने तुरंत वो सब कुछ बता दिया जो बेजहान गांव में हुआ था। सुनने के बाद लुओजी की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। वह बेजहान गांव की सुरक्षा के लिए अन्य बुजुर्गों की व्यवस्था करने के लिए मुड़ा, लेकिन तुरंत लौट आया और गंभीरता से पूछा, तो ये यू कहाँ है? लुओजी की नज़र में ये प्रश्न बेजहान गांव के संकट जितना ही महत्वपूर्ण था। वे आशु को आश्चर्य हुआ, मास्टर, क्या आपने उसे नहीं देखा? हम बेजहान गांव में अलग हो गए। मैंने सोचा था कि वह सीधे वापस आएगा। मैंने पूरे येजोर क्लाउड सेक्ट में खोज की है, लेकिन अभी तक वह नहीं मिला है। तो ये यू कहाँ जा सकता था? लुओजे ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। खो गया, गायब हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? एक जीवित व्यक्ति यूं ही हवा में गायब नहीं हो सकता जब तक वह छिपा न हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। रुको, वो किससे छुप रहा होगा? कई बार सोचने के बाद लुओजी ने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा और अचानक कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात याद आई। कल यून रामू ने कहा था कि वह नेसेंसोल क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर खोजने के लिए बाहर जा रही थी। लुओजी ने अवचेतन रूप से सोचा था कि ये दिल टूटने के बाद आराम करने का एक तरीका था और वह तुरंत सहमत हो गया था। लेकिन अब येयू के लापता होने के प्रकाश में यह अत्यधिक संभावना लग रही थी कि वे दोनों गुप्त रूप से मिलने के लिए इस अवसर का लाभ उठा रहे थे। इतनी सारी योजनाएं और फिर भी उसने इसे नजरअंदाज कर दिया था। एक गलत आकलन, एक बड़ी भूल। अपनी तमाम सावधानियों के बावजूद उसने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा कोई कदम उठाएगा। एक योजना के भीतर एक योजना। हुआ अजूर क्लाउड सेक्ट को कवर के रूप में उपयोग कर रहे हैं। बच्चे, तुम निर्दयी हो। कहना कुछ और पीठ पीछे करना कुछ और। आप प्रतीक्षा करें, आप इस संप्रदाय के नेता की प्रतीक्षा करें। ये के बू परिवार छोड़ने के बाद वह येजोर क्लाउड संप्रदाय में वापस जाने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय उसने स्पिरिट बोट बुलाई जो ली रोवांग ने उसे दी थी और अंदर लेट गया। वह समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों है, लेकिन हाल ही में जब भी उसने अनुकरण किया उसे निराशा ही हाथ लगी। उसकी किस्मत सचमुच खराब थी। हालांकि ये हतोत्साहित नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों से वह बू लिनफे के साथ था और उसने कोई स्वप्न अनुकरण नहीं किया था, इसलिए उसने सोचा कि उसने कुछ अच्छी किस्मत अर्जित की है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए येयू ने उत्सुकता से एक नया स्वप्न अनुकरण शुरू किया।
हर सपना आपके लिए एक नया जीवन है। नक्शा और अक्षर लोड हो रहा है। चयन पूरा हुआ। इस सपने के लिए प्रतिभा प्रोडिगल सीक्रेट बॉडी बैंगनी। जितनी अधिक फिजूल खर्ची उतनी ही तेजी से खेती में सुधार। सपना की इस प्रतिभा को देखकर ये यू के हाव भाव काफी अजीब हो गए। बैंगनी प्रतिभा को पहले से ही अत्यंत उच्च स्तरीय माना जाता था, लेकिन यह प्रोडिगल सीक्रेट बॉडी कैसे अच्छी चीज नहीं लगती, भले ही आपने इसे कैसे भी देखा हो। लेकिन अगर पैसा खर्च करना ही कुंजी है तो ऐसा ही होगा। बस पैसे को फिजूल खर्ची में उड़ाओ। काफी आसान। अगले ही पल एक परिचित खिंचाव उस पर आया और ये यू की दृष्टि काली हो गई। आयु 0। ये यू का जन्म महान योन राजवंश के महल में हुआ था। वह ग्रेट योन के वर्तमान सम्राट के 16वें राजकुमार बने। महान योन राजवंश उत्तरी उजाड़ महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। राष्ट्रीय शक्ति मजबूत है, क्षेत्र विशाल है और प्रतिभाएं बड़ी संख्या में उभरती हैं। जैसे ही ये यू ने अपने चारों ओर की सुनहरी और शानदार सजावट को देखा, उसे तुरंत अपने दिल में खुशी महसूस हुई। बुरा नहीं, ऐसा लगता है कि बर्बाद करने के लिए बहुत सारा पैसा है। उसके लिए इतना होना चाहिए कि वह जी भरकर फिजूल खर्ची कर सके। 1 साल की उम्र में ये यू ने अपनी जन्मजात स्वप्न प्रतिभा का उपयोग करना शुरू कर दिया। भोजन के लिए वह तब तक नहीं खाता था जब तक कि वो कम से कम गोल्डन कोर स्टेज का स्पिरिट जानवर का मांस न हो, और उसे फिजूल खर्ची पर जोर देते हुए आधा खाना और आधा फेंकना पड़ा। कपड़े फेंकने से पहले केवल 1 दिन के लिए ही पहने जा सकते थे। उसने खेलने के लिए अपनी माँ की पत्नी के मोती के हार का उपयोग झील की सतह पर फेंक कर किया। वह जलाव लकड़ी के लिए प्राचीन जिथरों को बेतरतीब ढंग से तोड़ देता था और मनोरंजन के लिए खेती के मैनुअल को फाड़ देता था। कार्यों की इस श्रृंखला ने ये यू को 2 दिनों के भीतर क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंचने की अनुमति दी। अच्छे परिणाम देखकर ये यू ने तुरंत अपने व्यर्थ प्रयासों को और अधिक विस्तारित करने की योजना बनाई। उन्होंने जल्द से जल्द फाउंडेशन प्रतिष्ठान तक पहुंचने का लक्ष्य रखा। हालांकि उन्होंने गति को नियंत्रित करने की भी कोशिश की। वह अपनी प्रतिभा में बहुत अधिक भयानक नहीं दिख सकता, ऐसा न हो कि वो अवांछित ध्यान आकर्षित करे और लक्षित होकर हटा दिया जाए। आखिर इतने समय से यहीं रह रहे हैं। ये यू को महान योन राजवंश की बुनियादी स्थिति समझ आ गई थी। वहां 18 से कम राजकुमार नहीं थे। सबसे बड़ा राजकुमार 100 वर्ष से अधिक का था। फिर भी ग्रेट योन राजवंश में क्राउन प्रिंस का पद हमेशा खाली रहा। उनके पिता सम्राट क्विलियांग ने सार्वजनिक रूप से बार बार कहा था कि क्राउन प्रिंस राष्ट्र की आधारशिला थे और उन्हें योग्यता के आधार पर चुना जाना चाहिए, न कि वरिष्ठता के आधार पर। क्या ये विशुद्ध रूप से विषैले कीड़ों को पालना नहीं है? 18 राजकुमारों के साथ और वरिष्ठता का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब था कि प्रत्येक के पास एक मौका था। क्राउन प्रिंस का खिताब हासिल करने के लिए वे स्वाभाविक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। जहां तक इस प्रलोभन का सवाल है, ये यू सिर्फ मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। 18 उम्मीदवार उत्तराधिकार के लिए डबल नो ड्रैगन संघर्ष, नरक स्तर की कठिनाई। इस तरह की खोज से निपटने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति का स्वागत है। दूसरी ओर ये यू को लगा कि सम्राट बनना इसके लायक नहीं है। क्या स्वर्गीय लोक में चढ़ना ज्यादा बेहतर नहीं है? इसलिए अपने वर्तमान युवा चरण के दौरान उन्होंने कम प्रोफाइल रखने का फैसला किया। वह दूसरों को उसे एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं देखने देगा। इस तरह वो कुछ अधिक समय तक जीवित रह सकता है। 9 साल की उम्र में ये यू को एहसास हुआ कि उसके पिछले विचार वास्तव में थोड़े भोले थे। हालांकि उसकी माँ लेडी झू उस पर स्नेह करती थी, उसका आयाश व्यवहार अंततः सम्राट ये क्विलियांग के कानों तक पहुंच गया। ये क्विलियांग ने तुरंत ये यू को 3 महीने के लिए कैद करने का फरमान जारी किया। इन 3 महीनों के दौरान उसके सभी भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यकताएं सबसे किफायती थीं। ये क्विलियांग का नारा था, ये परिवार के विद्रोही बेटे के लिए विशेष उपचार। ईमानदारी से कहूं तो ये तरीका वास्तव में कठोर था। पहले ये यू फालतू दावतों में दावत कर रहा था और संसाधनों को बर्बाद कर रहा था। लेकिन कारावास के दौरान उनके भोजन में केवल पानी के साथ सादे नूडल्स शामिल थे, मांस का कोई अंश भी नहीं था। इतने बड़े विरोधाभास के कारण ये यू बहुत व्यथित महसूस कर रहा था। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसने ये क्विलियांग से बार बार विनती करते हुए कहा कि वह सिर्फ एक बच्चा है और उसे उचित पोषण की जरूरत है। तथ्यों से साबित हुआ कि यह बेकार था। 3 महीने की अवधि के बाद ये यू के सारे कपड़े फट गए। उसका वजन कम हो गया था और वो कमजोर लग रहा था। जहां तक उनकी खेती की बात है तो कोई प्रगति नहीं हुई। ये यू बहुत परेशान था। फिजूल खर्ची में लिप्त हुए बिना वह आखिर कैसे खेती कर सकता है? ये रास्ता काटा नहीं जा सकता। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में फिजूल खर्ची में लिप्त होने पर उसे अधिक सतर्क रहना होगा और बहुत अधिक विशिष्ट होने से बचना होगा। लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? वह एक बड़ी समस्या थी। आप देखिए, एक राजकुमार के 15 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले उन्हें कोई वजीफा नहीं मिलता है। और ये यू के पिछले व्यवहार के बाद से ये क्विलियांग ने विशेष रूप से ये यू को एक फरमान जारी किया था, प्रत्येक भोजन 10 टन से अधिक नहीं होना चाहिए और उसे महल में किसी भी वस्तु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि कोई अन्य अपराध है तो कारावास 3 साल तक बढ़ाया जाएगा। जवाब में ये यू को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में 10,000 अल्पाका बेतहाशा दौड़ रहे हों। हम ऐसे विद्रोही पिता का फिर से सामना करना, ये वास्तव में क्रोधित करने वाला है। लेडी झो ने ये यू की उदासी को देखा। उसने चुपचाप उसे एक भंडारण अंगूठी दे दी। अंदर कई चांदी के नोट और स्पिरिट पत्थर थे। लेडी झो ने कुछ भव्य शब्द भी जोड़े। मेरे बच्चे, खुलकर खर्च करो, फिजूल खर्ची करो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
तुम्हारी माँ के पास और कुछ नहीं है, बस बहुत सारा पैसा है। ग्रेट योंग राजवंश की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी आपके दादा की है। इन शब्दों को सुनकर ये यू की वीरता की भावना फिर से जागृत हो गई। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ उसकी उड़ान यात्रा में उसकी सबसे बड़ी सहयोगी बनेगी। उस स्थिति में आइए बाहर निकले और आनंद लें। अगले दिनों में ये यू अक्सर महल की नौकरानियों और हिजड़ों को चांदी के नोट उछालते थे। जब भी उसका सामना किसी किसान से होता तो वह स्प्रिटस्टोन फेंक देता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। कारण? कोई कारण नहीं। राजकुमार आज खुश है, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है। आधे साल के बाद महल की सभी नौकरानियों, किन्नरों और यहाँ तक कि कृषकों ने ये यू के आगमन को ऐसा माना जैसे कि वे अपने पिता को देख रहे हों। वे सभी उसकी अत्यधिक प्रशंसा करते थे। ये यू का पैसा फेंकने का मार्ग बेरोक-टोक जारी रहा और उसकी उदारता तेजी से बढ़ती गई। जब लेडी झू को इस बात का पता चला तो उन्हें काफी दुख हुआ। हालांकि झू परिवार वास्तव में अमीर था, वे इस तरह की दैनिक फिजूल खर्ची को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसने ये यू को डांटने के बारे में सोचा लेकिन अंततः इसके खिलाफ फैसला किया। आखिरकार हर किसी की अपनी रुचियां और शौक होते हैं। अगर उसे पैसे खर्च करने में मजा आता है तो ऐसा ही हो। झू परिवार इसे वहन कर सकता है। सबसे खराब स्थिति में हम भविष्य में कुछ और बचत करेंगे। जब सम्राट ये कुलियांग को इस बात का पता चला, वह इतना क्रोधित था कि उसने मेज पटक दी और वहीं खड़ा हो गया। महान योंग राजवंश के सम्राट के रूप में ये कुलियांग का एक मजबूत और अडिग व्यक्तित्व था जो हर चीज और हर किसी पर पूर्ण नियंत्रण चाहता था। उन्होंने पहले ही ये यू को फिजूल खर्ची न करने की चेतावनी दी थी। फिर भी इस दुष्ट ने खाना पीना बर्बाद करने के बजाय महल में इधर उधर पैसे उछालना शुरू कर दिया। यदि उसके पास इतना अवकाश और अनुग्रह है तो वो पैसा राज्य के उपयोग के लिए राष्ट्रीय खजाने में क्यों नहीं डाल देता? तो बच्चा विद्रोही हो रहा है। हुआ आओ आओ, मैं हर तरह की अवज्ञा का इलाज करने में माहिर हूँ। ये कुलियांग ने तुरंत किसी को बेत लाने का आदेश दिया और गुस्से में भीतरी महल की ओर चल दिया। इस बार उसने ये यू को एक ऐसा सबक देने की ठान ली थी जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। वह लेडी झू द्वारा ये यू को दी गई सारी पॉकेट मनी जब्त कर लेगा। यदि कृत्य अधिक ठोस होता और सजा कठोर होती तो शायद लेडी झू अपने गुस्से को शांत करने के लिए और अधिक सोने के सिक्के भी पेश करती। यह एक पत्थर से दो शिकार करने का एक आदर्श तरीका होगा। इस बीच ये यू आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान था। वह बिना किसी परवाह के भीतरी महल में इधर उधर पैसा लुटाता रहा। इस प्रकार का व्यवहार वास्तव में काफी असामान्य लग रहा था, लेकिन ये यू ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। अपनी हालिया फिजूल खर्ची के माध्यम से ये यू की खेती आधिकारिक तौर पर फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंच गई थी। यहाँ तक कि पूरे महान योंग राजवंश में भी उन्हें एक पूर्ण विलक्षण व्यक्ति माना जा सकता है। हालांकि ये यू ने पहले ही योजना बना ली थी। कुछ और दिन बिताने के बाद वह छुट्टी लेगा। किसी को बहुत अधिक खड़ा नहीं होना चाहिए। अपनी प्रतिभा को छिपाना राजसी तरीका है। हालांकि पेड़ शांत रहना चाहता है लेकिन हवा चलती रहती है। एक स्त्री सा दिखने वाला राजकुमार अपने दल के साथ आया। उन्होंने ये यू से कहा, तुम पहले से ही 10 साल के हो, फिर भी तुम इतना लापरवाह व्यवहार करते हो। ये वास्तव में अनुचित है। ये यू ने मुड़कर देखा और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 15वें राजकुमार ये इनमें थे। वह ये यू से 2 साल बड़ा था। चूंकि वह अभी 15 वर्ष का नहीं था, इसलिए उसे महल से बाहर नहीं भेजा गया था और ये यू की तरह वह अभी भी महल में ही रहता था। वे दोनों एक दूसरे से परिचित थे। ये अन्य क्राउन प्रिंस के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का इरादा रखता था, इसलिए ये यू जितना अधिक शरारती था वह उतना ही अधिक प्रतिष्ठित दिखाई देगा। ये यू को इसकी परवाह नहीं थी। आप गरिमापूर्ण कार्य करें, मैं अपना रास्ता जारी रखूंगा। जब तक हम एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करते ये ठीक है, लेकिन किस लिए शिक्षण मुद्रा में रहें? तुम अभी बच्चे हो, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी डांट सुनूंगा? ये यू ने तुरंत जवाब दिया, आपका कोई काम नहीं। ये सुनकर ये अन्य का चेहरा ठंडा हो गया। उन्होंने सख्ती से कहा, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अभद्र शब्द बोलने की? आप किस सजा के पात्र हैं? ये यू ने उपहास किया, अश्लील। मुझे ऐसा नहीं लगता। यदि तुम अब भी नहीं भटके तो मैं और भी बुरा शाप दूंगा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? उस समय सम्राट ये कुलियांग भीतरी महल में पहुंचे थे और इस दृश्य को देखा। उसका पीछा कर रहे किन्नर तुरंत अंदर आना चाहते थे और इसे रोकना चाहते थे, लेकिन ये कुलियांग ने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। तब ये कुलियांग एक कदम पीछे हट गया और छाया में छिप गया। ये देखना चाहता था कि ये दोनों राजकुमार इस विवाद को कितनी दूर तक ले जाएंगे। ये अन्नी गुस्से से कांप रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये यू इतने सारे नौकरों के सामने सार्वजनिक रूप से उसकी अवहेलना करने की हिम्मत करेगा। यदि वह अभी पीछे हट गया तो वह भविष्य में कोई अधिकार कैसे बनाए रखेगा? तो बहुत सोचने के बाद ये अन्नी एक दुर्भावनापूर्ण कारण लेकर आई। वह तुरंत जोर से चिल्लाया, ये यू, 16वें राजकुमार के रूप में तुम महल में बेतहाशा पैसा बर्बाद करते हो, लोगों का दिल खरीदते हो और व्यक्तिगत लाभ के लिए गुट बनाते हो। क्या आप विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं? इन शब्दों पर ये यू के आसपास के नौकर और हिजड़े पीले पड़ गए। वे जानते थे कि अगर ऐसे आरोपों को गंभीरता से लिया गया तो इसका मतलब मौत की सजा होगी। सिर्फ वे ही नहीं, यहाँ तक कि एक तरफ खड़े 2 महल कृषक भी अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। 15वां राजकुमार अत्यधिक दुष्ट था, है ना? ये सिर्फ एक बच्चे का झगड़ा था, फिर भी इतना गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। उसके इरादे नेक नहीं थे। इन दोनों कृषकों को अतीत में ये यू से कई उपकार प्राप्त हुए थे।
इसलिए जब ऐसी कोई बात हुई तो वे उसकी चिंता किए बिना नहीं रह सके। लेकिन फिर भी उन्होंने ये यू की मदद के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं की। उसके बचाव में बोलना तो दूर की बात है। कारण सरल थे। 1. ये यू की खुलेआम मदद करने से लोगों के दिल खरीदने और गुट बनाने के आरोप की पुष्टि हो जाएगी। 2. ये यू और ये एनमी दोनों राजकुमार थे और उनके आंतरिक झगड़े कुछ ऐसे नहीं थे जिनमें केवल नौकर हस्तक्षेप कर सकते थे। वर्तमान में सभी को उम्मीद थी कि ये यू स्थिति को शांत करने के लिए एक ठोस जवाब प्रदान करेगा। यदि वो काम नहीं करता तो विनम्र माफी भी एक अच्छा विकल्प होगा, अन्यथा मामले को सुलझाना बहुत मुश्किल हो सकता है। छाया में सम्राट क्विलियांग ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। ये यू, अब क्या करोगे? जैसे ही सभी ने इस पर विचार किया, ये यू अचानक हंसने लगा। फिर वह बड़े कदम आगे बढ़ा। ये एनमिंग ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे बांधे हुए एक ठंडी मुस्कान दिखाई। क्या वह माफी मांगने आ रहा है? ऐसा नहीं चलेगा, उसे घुटने टेकने होंगे। ये एनमिंग ने पहले ही कल्पना करना शुरू कर दिया था कि अगला दृश्य कितना आरामदायक होगा। हालांकि कोई माफी नहीं थी। इसके बजाय ये यू ने बायां हुक दिया। एक शक्तिशाली मुक्के से ये यू ने ये एनमी को जमीन पर गिरा दिया। फिर वह उस पर चढ़ गया और उसे दोनों मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। तुम छोटे बदमाश हो, तुम्हारा गंदा मुंह सच में बात कर सकता है। चूंकि यह मामला है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा ताकि तुम भविष्य में कुछ न कह सको। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये यू का मुद्दा सुलझाने का तरीका शारीरिक बल के माध्यम से होगा। लेकिन जल्द ही सभी लोग शांत हो गए। वह सिर्फ 10 साल से कम उम्र का बच्चा था, इसके अलावा वह और क्या कर सकता था। जल्द ही ये एनमी के गार्डों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और हस्तक्षेप करने की कोशिश की। पब फ्यूचर विज्ञापन। लेकिन ये यू गुस्से से चिल्लाया, मैं एक राजकुमार हूँ। जो कोई मुझे छूने की हिम्मत करेगा उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया जाएगा। गार्ड तुरंत भयभीत होकर निष्क्रिय हो गए। रक्षकों के नेता ने कहा, कृपया 16वें राजकुमार अभी रुके, अन्यथा मुझे महारानी को रिपोर्ट करना होगा और उन्हें 15वें राजकुमार के लिए न्याय की रक्षा करने के लिए आना होगा। हालांकि ये एनमी की माँ भी एक उपपत्नी थी, अपने मार्शल कौशल के कारण वह बहुत पसंदीदा थी और महल के भीतर महत्वपूर्ण शक्ति रखती थी। लेकिन ये यू को कैसे डराया जा सकता है? उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और गार्डों की ओर इशारा करते हुए कहा, कृपया सब लोग मुझ पर एक एहसान करें और उन्हें मारें। उन्हें मारना भी ठीक है, मैं इसे कवर करूंगा। कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 100 चांदी और 2 स्पिरिट स्टोन का इनाम मिलेगा। ये सुनकर पक्ष के 2 कृषकों ने तुरंत कार्रवाई की। वे बहुत समय से अप्रसन्न थे। यदि उन्होंने किसी राजकुमार को मारने का साहस नहीं किया तो क्या वे इन रक्षकों को मारने में संकोच करेंगे? अन्य सेवक और किन्नर भी आगे बढ़े। उनके भोजन टिकट को डराना उनकी आय के स्रोत को बंद करने के बराबर था। कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हरम के अंदर 2 गुट अराजक हाथापाई में भिड़ गए। दृश्य उत्साह से भरा हुआ था। शोर के कारण गार्ड और किन्नरों ने ये यू को किसी को पीटते हुए देखा। वे शांति से चले गए जैसे कि कुछ भी नहीं हो रहा था। अपने आप से पूछें, महल में किसे ये यू के चांदी के नोट नहीं मिले? जैसा कि कहा जाता है, जब आप किसी का हाथ लेते हैं तो आप उनके आभारी होते हैं। ये यू उन पर हर दिन पैसों की बारिश करता था। क्या कभी कभार किसी को पीटना उसके लिए जाती थी? क्या उसे रोकना उचित था? बेशक शांति से चले जाना केवल इसलिए था क्योंकि पीटने वाला ये यू था। अगर ये यू को पीटा जा रहा होता तो वे तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ते। छाया में प्रमुख हिजड़ा सुनफू परेशान दिखे और धीरे से पूछा, महामहिम, क्या इस नौकर को हस्तक्षेप करना चाहिए? अगर पिटाई जारी रही तो 15वां राजकुमार इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये क्विलियांग ने उदासीनता से उत्तर दिया, क्या बात है? क्या आपको ये एनमी की माँ से इतने सारे पुरस्कार मिले हैं कि अब आपको उसे पिटते हुए देखकर दुख हो रहा है? इन शब्दों ने चीफ हिजड़े सुनफू को ठंडे पसीने से तर कर दिया। हरम में किसके पेरोल पर कुछ लोग मुखबिर के रूप में नहीं होते थे, लेकिन ये यू की तरह किसी ने भी इसे इतनी स्पष्टता से नहीं किया। बाकी सभी ने अपना लेन देन गुप्त रूप से किया। प्रमुख हिजड़ा सुनफू ने सोचा था कि उसके स्वयं के लेन देन अच्छी तरह से छिपे हुए थे, लेकिन क्या उन्हें आखिरकार खोजा गया था? उसने तुरंत घुटने टेक दिए और विनती की, महाराज, इस नौकर की जान बख्श दीजिए। ये क्विलियांग ने सनफू को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय ये यू की ओर देखते हुए धीरे से बुदबुदाया, दिलचस्प। इस सरल शब्द ने सुनफू को समझा दिया। इस लड़ाई में ये क्विलियांग ने ये यू की प्रशंसा की। सनफू काफी आश्चर्यचकित था। उन्होंने 50 वर्षों तक सम्राट की सेवा की थी। उन्होंने ये क्विलियांग को शायद ही कभी किसी राजकुमार की प्रशंसा करते देखा हो। सम्राट की कृपा प्राप्त होना बहुत बड़ा सौभाग्य था। फिर ये क्विलियांग ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, अपनी छड़ी पकड़ी और धीरे से चला गया। जाने से पहले वह एक और ऑर्डर छोड़ना नहीं भूले, उन्हें लड़ने दो, जितना बुरा होगा उतना अच्छा होगा, किसी को हस्तक्षेप नहीं करना है। वह शाम ये यू द्वारा ये एनमी की बेरहमी से पिटाई की खबर पूरे महल में फैल गई। अचानक हर कोई महान योंग राजवंश के इस 16वें राजकुमार के बारे में जिज्ञासा से भर गया। उसने अपने ही बड़े भाई को पीटा और इतने सारे लोगों के सामने। क्या वह सचमुच डर का मतलब नहीं जानता था? लेडी जू ये एनमी को इतनी बुरी तरह पिटता देख तुरंत शिकायत करने के लिए सम्राट ये क्विलियांग के पास रोती हुई गई। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ, ये क्विलियांग ने केवल 2 वाक्य दिए, ये सिर्फ बच्चों की लड़ाई है, वयस्कों को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह हार गया तो यह उसकी अपनी क्षमता की कमी है, वह किसी और को दोष नहीं दे सकता।
आकस्मिक रूप से बोले गए इन 2 वाक्यों ने प्रभावी ढंग से दोष को पूरी तरह से दूर कर दिया। क्या ये सचमुच ऐसे ही खत्म हो गया है? लेडी जू एक चतुर महिला थी। उसने उन 2 वाक्यों में अर्थ की कई परतें पढ़ी। तो वो न तो रोई और न ही कोई तमाशा किया, बल्कि मुड़कर चली गई। इसके तुरंत बाद ये अन्नी की चीखें एक बार फिर महल में गूंज उठीं। बेकार, आप अपने से छोटे बच्चे को भी नहीं हरा सकते। आप किस काम के हैं? छड़ी के नीचे सभी बच्चे समान हैं। ये अन्नी ने कभी भी एक दिन में 2 बार पीटे जाने की उम्मीद नहीं की थी। इस घटना ने सभी को सकते में डाल दिया। ये कुलियांग ने वास्तव में ये यू को दंडित नहीं किया, यहाँ तक कि उससे सवाल भी नहीं किया। इससे ये यू की माँ लेडी झोऊ बहुत खुश हुई। उसने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के वितरित किए। इस घटना से उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। ऐसी खुशी की स्थिति में वह पैसे देने के अलावा और क्या कर सकती थी? वह इसकी मदद नहीं कर सकी। वह थोड़ी ज्यादा खर्चीली थी। ये यू भी निष्क्रिय नहीं रहे। उसने तुरंत उन लोगों को ढूंढ लिया जिन्होंने उस दोपहर उसकी मदद की और पैसे बांटना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद पैसे बांटने वाले राजकुमार के रूप में ये यू की प्रतिष्ठा अदालत तक फैल गई। ये चाय और भोजन पर मंत्रियों की चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया। ये यू भी विचार करने लगा कि इस विद्रोही पिता ये कुलियांग ने कोई सजा क्यों नहीं दी। क्या ऐसा हो सकता है कि जब वह छोटा था तो वह भी इसी तरह खेलता था? ये यू ने इस सवाल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सम्राट के मन को समझना सबसे कठिन था। कौन जानता था कि सम्राट, जिसने 300 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया था, क्या सोच रहा था? कोई बात नहीं, अच्छी तरह से बड़ा होना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। 3 दिन बाद ये कुलियांग ने आखिरकार अपना असली रंग दिखाया। उन्होंने ये यू और लेडी झोऊ को एक साथ बुलाया। उनकी उपस्थिति में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक आदेश लिखा। जब राजकुमार महल में होते हैं तो उन्हें अपनी माताओं से कोई भी संपत्ति स्वीकार करने की मनाही होती है। यदि खोजा गया तो उन्हें 3 साल तक सीमित रखा जाएगा। आज्ञा पढ़ने के बाद ये यू का चेहरा काफी बदल गया। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि यह उसे लक्षित कर रहा था। हालांकि ये कुलियांग ने सीधे तौर पर ये यू को बताया, हाँ, यह आपको निशाना बना रहा है। आए दिन पैसे उड़ाते रहते हो। झोऊ परिवार की संपत्ति आपके लिए इस तरह बर्बाद करने के लिए नहीं है। क्या बात है, परेशान हो रहे हो? परेशान महसूस करना सामान्य बात है। ये सम्राट होने का विशेषाधिकार है। यदि आप पूर्ण शक्ति चाहते हैं और कोई आपको रोक न सके तो आप भी सम्राट बन सकते हैं। ये सुनकर लेडी झोऊ बहुत खुश हुई और उसने तुरंत ये यू की आस्तीन खींची और उससे परेशानी पैदा करना बंद करने का आग्रह किया। ये यू ये कुलियांग के शब्दों के संकेत को कैसे नहीं समझ सका। उसे सम्राट के पद का लालच देने की कोशिश की जा रही है। ये यू तुरंत हंसे और कहा, मुझे सम्राट की स्थिति में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, मैं इसके लिए लड़ूंगा। अगर मुझे महल में पैसा खर्च करने की इजाजत नहीं है तो मैं इसे खर्च नहीं करूंगा। ये यू ने दावा किया कि वो बिल्कुल भी क्रोधित नहीं था। पहले से ही फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंचने के बाद आगे बढ़ना निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करेगा। ये कुलियांग का आमने सामने सामना करना नासमझी होगी। इस अवसर का उपयोग स्वस्थ होने के लिए करना बेहतर था। एक बार जब उन्होंने 15 साल की उम्र में महल छोड़ दिया और अपना निवास स्थापित कर लिया तो वो अपना भव्य खर्च जारी रख सकते थे। ये यू को पहले ही पता चल गया था कि उसके नाना की केवल एक बेटी थी, लेडी झोऊ, और उसके पास केवल वह थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन, इसका मतलब ये था कि ग्रेट योंग राजवंश में सबसे बड़ा व्यापारी संघ अंततः ये यू के हाथों में आ जाएगा। तब तक वो जी भरकर धन लुटा सकता है, तो फिर जल्दबाजी क्यों? ये यू मुस्कुराए, अनुमति नहीं मांगी और सिर झुकाकर चले गए। इससे लेडी झोऊ डर गई। पहले उन्होंने सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करने से इनकार कर दिया, फिर वे ये कुलियांग के अगले निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना मुड़ गए और चले गए। इसे आसानी से घोर अनादर माना जा सकता है। तो लेडी झोऊ ने तुरंत ही कुलियांग से विनती की, ये दावा करते हुए कि ये यू अभी भी एक बच्चा था, बकवास और आवेगपूर्ण व्यवहार का शिकार था और सम्राट से क्षमा की भीख मांगी। ये कुलियांग ने संकेत दिया कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। अगले 5 वर्षों में ये यू ने अपनी नैतिक निष्ठा विकसित की और पैसा खर्च करने से परहेज किया। इससे महल में कई लोग बहुत असहज महसूस करने लगे। 15 साल की उम्र में ये यू ने आधिकारिक तौर पर महल छोड़ दिया और प्रिंस रेकलेस की उपाधि प्राप्त करते हुए अपना निवास स्थापित किया। जब उसने पहली बार प्रिंस रेकलेस नाम सुना तो ये यू की अभिव्यक्ति काफी अजीब हो गई। लापरवाह, क्या आप निश्चित हैं? अगर ऐसा मामला है तो भविष्य में मैं पूरी दुनिया को ये साबित करने के लिए अपने कार्यों का उपयोग करूंगा कि प्रिंस रेकलेस में लापरवाह वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है। चूंकि महान योन राजवंश में क्राउन प्रिंस का पद लंबे समय से खाली था, भले ही राजकुमार ने अपना निवास स्थापित किया हो, उसे राजधानी के भीतर ही रहना पड़ता था। ये राजकुमारों के लिए बहुत बड़ा लाभ था। केवल राजधानी में ही वे अपनी योजनाओं को अधिक आसानी से पूरा कर सकते थे और लोगों को जीत सकते थे। तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन ये यू अलग था। उन्होंने अपना निवास किसी दूरस्थ स्थान पर स्थापित करने के लिए याचिका दायर करने पर जोर दिया। ईमानदारी से कहें तो केवल इसी तरह से वो सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा न करने के अपने दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित कर सकता था। राजनीतिक संघर्षों के नारकीय स्तर से दूर रहना। हालांकि याचिका तुरंत खारिज कर दी गई। इस पर शब्द अंकित था, असंभव। ऐसा लग रहा था कि ये कुलियांग ने खुद ही निर्णय लिया था। ये यू इतना गुस्से में था कि उसके दांत दुखने लगे। लेकिन उसे और अधिक क्रोधित करने वाली बात अभी आना बाकी थी।
ये कुलियांग ने ये यू के निवास की व्यवस्था महल के ठीक बाहर प्रवेश द्वार के बहुत करीब की थी। किसी भी राजकुमार के लिए ऐसा सम्मान अभूतपूर्व था। वे सभी राजधानी के चारों कोनों में बिखरे हुए थे। एक समय के लिए सभी का ध्यान प्रिंस रेक्लेस ये यू पर केंद्रित था। ऐसा प्रतीत होता था कि इस राजकुमार को सम्राट की विशेष कृपा प्राप्त थी। क्या इससे संकेत मिलता है कि सम्राट ने पहले ही क्राउन प्रिंस का फैसला कर लिया था? एक पल में शांत राजधानी अंतर्धाराओं से आंदोलित हो गई। ये यू ने भी कुछ अफवाहों को हवा दी। उस रात वह अपना सिर जोर जोर से खुजलाने लगा। ये कुलियांग से निपटना बिल्कुल असंभव था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्हें सिंहासन में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी इसके बावजूद ये कुलियांग उसे गड्ढे में धकेलने पर आमादा लग रहा था। हर किसी को यह विश्वास दिलाना कि वो क्राउन प्रिंस पद के लिए सबसे संभावित उम्मीदवार थे। कितना घृणित है। आप इतने बूढ़े हैं और फिर भी इतने विद्रोही हैं। हालांकि ये यू अभी हार नहीं मानेंगे। गेम खेलना चाहते हैं, फिर इसे लाओ। अगले दिन ये यू अपने नाना झो बैवान के पास गया। थोड़ी सी मीठी बातचीत के साथ दादा झो बाइवान ने पुरस्कार दिए। 10 हथियार कलाकृतियां, 10,000 स्पिरिट पत्थर और 10 लाख चांदी के नोट। इतनी बड़ी रकम सचमुच बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन ये यू ने इस संपत्ति के साथ सबसे पहला काम क्या किया? उसने पैसे का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों को रिश्वत देने के लिए किया। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसे कुत्ते पालना पसंद है और वो कुत्तों को पालने के लिए दोनों तरफ के घर खरीदना चाहता है। आत्मिक जानवर या दिव्य शिकारी कुत्ते नहीं, बल्कि असली साधारण कुत्ते, सड़क के कुत्ते। ओह, केवल मनोरंजन के लिए? वास्तव में जो लोग महल के किनारे पर रह सकते हैं वे या तो शाही रिश्तेदार हैं या उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। इस कारण को सुनकर वे स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो गए। खासकर प्रधानमंत्री जो ये यू के बाईं ओर रहते थे, जिनका चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया था। क्रोध से उसकी लगभग सांसें थम गईं और वो लगभग मर ही गया। जवाब में ये यू ने कोई पछतावा नहीं दिखाया और शांति से कहा, यदि आप स्थानांतरित होने के इच्छुक हैं तो मैं और पैसे की पेशकश कर सकता हूँ। भले ही आप मर जाएं, फिर भी आपका बेटा इसे खर्च कर सकता है। ये सुनकर प्रधानमंत्री खुद को रोक नहीं पाए और गुस्से से तुरंत बेहोश हो गए। यह अवश्य कहा जाना चाहिए, राजकुमार बनना वास्तव में उपयोगी था। यहाँ तक कि जब कोई इतनी दूर चला जाता है तब भी उसे पीटा नहीं जाता है। कई पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद वे सभी बिना कोई कार्रवाई किए अपने गुस्से पर काबू पाने में कामयाब रहे, जो पहले से ही काफी अच्छा था। केवल ये यू के निवास के ठीक पीछे का घर बहुत सीधा था। उन्होंने कहा कि यदि राजकुमार यह चाहता है तो उन्होंने मना करने का साहस नहीं किया। ये प्रतिक्रिया सुनकर ये यू काफी आश्चर्यचकित हुआ। ये व्यक्ति इतना सीधा साधा क्यों था? इसके अलावा वे कीमत का उल्लेख किए बिना भी सहमत हो गए। कुछ तो निश्चित रूप से खराब था, बहुत खराब। इसमें जरूर कुछ संदेहास्पद बात होगी। यदि आप बेचने के लिए इतने उत्सुक हैं तो मैं अभी खरीदना बंद कर दूंगा। वापस लौटने के बाद ये यू ने तुरंत लोगों को इस व्यक्ति की जांच करने का निर्देश दिया। वो उनकी पृष्ठभूमि जानना चाहते थे और उनका स्वभाव इतना अच्छा क्यों था। पब फ्यूचर विज्ञापन। उस रात नतीजे आ गए। पता चला कि उस व्यक्ति का नाम हुआन फू यंग था। वह दूसरे देश से आया दलबदलू था। जब वो महान योंग राजवंश में शामिल हुए तो सम्राट ये कुलियांग ने ऊंची कीमत पर घोड़ा खरीदने के सिद्धांत का पालन करते हुए उन्हें एक उच्च पद और महल के पास एक निवास प्रदान किया। इस तरह के अनुग्रह का उद्देश्य अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को शामिल होने के लिए आकर्षित करना था। बाद में जब महान योंग राजवंश ने दुश्मन राज्यों पर कब्जा कर लिया तो दुनिया ने शांति का आनंद लिया। हुआन फू यंग की भूमिका कम महत्वपूर्ण हो गई और एक दुश्मन देश से एक दलबदलू के रूप में उसे अधिकारियों द्वारा स्वाभाविक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया। इस स्थिति को जानने के बाद ये यू को तुरंत समझ में आ गया कि हुआन फू यंग जैसा कोई व्यक्ति जिसका कोई ठोस आधार नहीं है और केवल दलबदल की पृष्ठभूमि है, अत्यधिक संदिग्ध और सावधान होगा। शायद उसने सोचा था कि सम्राट घर को पुनः प्राप्त करने के लिए ये यू का उपयोग करना चाहता था, इसीलिए वह इतनी आसानी से सहमत हो गए। इस समझ के साथ कि हुआन फू यंग की कोई वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं थी, केवल एक पृष्ठभूमि कहानी थी, ये यू तुरंत स्पिरिटस्टोन वाला घर खरीदने चला गया। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि हुआन फू यंग पहले ही अपने परिवार के साथ सामान पैक कर चुका था और जाने के लिए तैयार था। जब उसने ये यू को देखा तो मुस्कुराया और कहा, प्रिंस, जगह साफ कर दी गई है और आप किसी भी समय आ सकते हैं। ये यू ने अपनी आस्तीन लहराई और तुरंत 10,000 स्पिरिट पत्थरों से भरी एक भंडारण अंगूठी हुआन फू यंग की ओर फेंक दी। ये लो। ये राजकुमार दूसरों का फायदा नहीं उठाता। हुआन फू यंग जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा डालने के बाद तुरंत चौंक गया। ये 10,000 स्पिरिट पत्थर उसके लिए 3 घर खरीदने के लिए पर्याप्त थे। आखिरकार उनका आवास इतना बड़ा नहीं था। ये राशि वास्तव में अत्यधिक थी। लेकिन ये यू ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया, तुरंत उससे जल्दी से चले जाने और बाधा न बनने का आग्रह किया। झुकने और अपना आभार व्यक्त करने के बाद हुआन फू यंग अपने परिवार को ले गया और पूर्वी शहर की ओर चला गया। वहां उन्होंने पहले से ही अपने परिवार के लिए उपयुक्त एक छोटा सा घर खरीद लिया था। रात के अंधेरे में ये यू ने पूरे परिवार को जाते हुए देखा। उनमें से एक लड़की ने उनका ध्यान खींचा। लड़की की आंखें अत्यंत चमकीली और भयंकर आभा वाली थीं। उसने एक नज़र में ही एक यादगार छाप छोड़ दी। ये यू करीब से देखने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन उसने पाया कि उसे पहले ही नौकरों ने चीजें हिलाने से रोक दिया था। जब तक ये यू करीब आया वह उसे नहीं ढूंढ सका। ये यू थोड़ा सा भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उन चमकदार आंखों की छवि अभी भी उसके दिमाग में घूम रही है।
अगले दिन प्रिंस रेकलेस ये यू की आलोचना करने वाली याचिकाएं सम्राट के सामने बर्फ के टुकड़ों की तरह आने लगीं। ये खबर सुनकर महल में लेडी जो तुरंत बेहद घबरा गईं। उसे अनुमान था कि ये यू बाहर जाने के बाद परेशानी पैदा करेगा, लेकिन उसने इतनी बड़ी गड़बड़ी की उम्मीद नहीं की थी। आप प्रधानमंत्री, महान जनरल और महान विद्वान के घर भी खरीद रहे हैं। क्या आप हर किसी को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं? ये यू की माँ लेडी जो हालांकि आंतरिक महल में रहती थी, उन्होंने अदालत में योजनाओं और धोखे के बारे में सुना था। उसने ये यू को अपने इकलौते बेटे के रूप में पाला, स्वाभाविक रूप से उसे एक खजाने के रूप में माना। इस प्रकार लेडी जो तुरंत ही क्विलियांग से माफी मांगने के लिए यांगविक्सन हॉल में गईं। उसने दावा किया कि यह उसके उचित मार्गदर्शन की कमी थी, जिसके कारण ये यू कुछ हद तक भड़कीला व्यवहार करने लगा। उसने सम्राट से उदारता बरतने और ये यू की युवावस्था और अज्ञानता को ध्यान में रखते हुए बहुत कठोर दंड न देने का अनुरोध किया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि लेडी जो अत्यधिक सतर्क थीं, बल्कि ये राजकुमार के पद के आकर्षण के कारण था, जिससे ग्रेट योंग राजवंश के राजकुमार भूखे भेड़ियों की तरह व्यवहार करने लगे। वे सभी एक दूसरे को करीब से देख रहे थे, अपने भाइयों की किसी भी गलती पर हमला करने के लिए तैयार थे। अगर उनमें से कोई भी गलती करता है तो वे एकजुट होकर उस पर हमला करेंगे और उसे खत्म कर देंगे, जिससे एक प्रतिस्पर्धी कम हो जाएगा। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो सुबह के अदालती सत्र में न केवल मंत्री बल्कि अन्य राजकुमार भी ये यू की निंदा करेंगे। आखिरकार कोई भी प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने का मौका नहीं चूकना चाहेगा। हालांकि जो अप्रत्याशित था वह ये था कि ये क्विलियांग अचानक हंसने लगे। ये यू की अज्ञानता और युवावस्था सिर्फ एक बड़ा मजाक था। क्या ये जानबूझकर अहंकारी और फिजूल खर्ची करके खुद को सिंहासन की लड़ाई से दूर करने का एक तरीका नहीं था? लेकिन चूंकि वह महान योंग राजवंश का राजकुमार था, उसकी जिम्मेदारियां थीं। गद्दी कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह अपनी पसंद से चुनाव लड़ने से आसानी से टाल सके। उसे प्रतिस्पर्धा करनी होगी। ये क्विलियांग की बातें सुनकर लेडी जो क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गईं। फिर उसे तुरंत एहसास हुआ, वास्तव में अगर कोई कहे कि ये यू अपमानजनक और अहंकारी था तो यह अतिशयोक्ति होगी। महल में अपने वर्षों के दौरान पैसे बर्बाद करने के अपने शौक और 15वें राजकुमार के साथ अपने एक बार के विवाद के अलावा ये यू ने कोई गलत काम नहीं किया था। जागीर खोलने के लिए उनके जाने के बाद उनके अहंकार और फिजूल खर्ची का अचानक प्रदर्शन कुछ असामान्य लग रहा था। यदि वह सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए इसका उपयोग कर रहे थे तो यह वास्तव में प्रश्न से बाहर नहीं था। आखिरकार ये यू ने बार बार सिंहासन के प्रति अपनी उदासीनता व्यक्त की थी। लेडी जो को काफी समय पहले ही इस बात पर सहमति मिल गई थी। अगर उसने प्रतिस्पर्धा नहीं की तो ठीक है, एक इत्मीनान वाला राजकुमार बनना, शांति से रहना भी ठीक था। लेकिन अब ये क्विलियांग का इरादा ये यू को क्राउन प्रिंस की लड़ाई में भाग लेने का था। लेडी जो ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसने अस्थायी रूप से कहा, महामहिम, ये यू बचपन से ही ताज के राजकुमार के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसे मजबूर करने से कोई मदद नहीं मिलेगी। ये क्विलियांग ने बेरुखी से उत्तर दिया, कौन कहता है कि इससे मदद नहीं मिलेगी? कल से मैं उसे इस पद के लिए प्रतिस्पर्धा करवाऊंगा, चाहे वह चाहे या न चाहे, उसे इसके लिए लड़ना होगा। उस रात ये क्विलियांग ने किसी को ये यू को महल में बुलाने का आदेश दिया। महल के किन्नरों को उसे खोजने के लिए आते देख ये यू ने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि खुशी का संकेत दिया। वह बड़े कदमों से महल की ओर बढ़ा। यांगविक्सन हॉल के अंदर ये यू ने सबसे पहले ये क्विलियांग को झुकाया और सलाम किया, लेकिन काफी देर तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि ये क्विलियांग उसे नजरअंदाज कर रहे थे, दस्तावेजों को संभालना जारी रख रहे थे। ये देखकर ये यू उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि मैं समर्पण करके दया की भीख मांगूं? बहुत भोला, विद्रोही पिता। ये यू ने सीधे बात की, धन्यवाद पिताजी। फिर वह अपने आप सीधा हो गया। इस कार्रवाई ने ये क्विलियांग को अवाक कर दिया। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या मैंने कहा था कि आप खड़े हो सकते हैं? ये यू ने सिर हिलाया, आपने किया और मैंने इसे स्पष्ट रूप से सुना। ये सुनकर ये क्विलियांग के माथे पर तुरंत एक काली रेखा पड़ गई। ये बच्चा सचमुच साहसी था, लेकिन जितना अधिक ये क्विलियांग को वो उतना ही अधिक पसंद आने लगा। यह आश्चर्य की बात नहीं थी। जब सभी राजकुमार आज्ञाकारी और पारंपरिक थे, एक अनोखा चरित्र अचानक सामने आकर स्वाभाविक रूप से ताज़ा महसूस हुआ। जैसा कि कहावत है, कुत्ता तब तक चाटता और चाटता रहता है जब तक कि उसका कुछ भी न बचे। ये क्विलियांग को इसके बारे में कोई शिकायत नहीं थी। उसने बस हल्के से अपना हाथ उठाया और दो किन्नरों ने एक चौकोर मेज उठाए और ये यू के सामने रख दी। इस पर लगभग 100 स्मारक थे। ये क्विलियांग ने चिढ़ाया, ये सभी आप पर महाभियोग चलाने के स्मारक हैं। क्या आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं? ये यू ने निर्णायक रूप से मेज को एक तरफ धकेल दिया। उन्होंने गंभीरता से कहा कि सामग्री को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी हरकतें बहुत अनियंत्रित थीं। प्रधानमंत्री को क्रोधित करना, जबरन संपत्ति खरीदना, एक बड़ी गलती करना। ये यू जानता था कि यह एक गंभीर अपराध था। पब फ्यूचर विज्ञापन, इसलिए उसने स्वेच्छा से सजा और राजधानी से निष्कासन स्वीकार कर लिया, कभी वापस नहीं लौटने के लिए। ये क्विलियांग हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। जैसी आशा थी वैसा ही हुआ जैसा उसने अनुमान लगाया था। ये यू का विचित्र व्यवहार केवल राजधानी से भागने और ताज राजकुमार पद के लिए प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए था। विचार अच्छा था, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने ये सब फीका और शक्तिहीन लग रहा था। ये क्विलियांग धीरे धीरे उठ खड़े हुए।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि युवराज चयन से पहले 18 राजकुमारों में से किसी को भी राजधानी छोड़ने की अनुमति नहीं थी। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप युवराज पद के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें प्रतिस्पर्धा करने जा रहा हूँ। मैं सबको बताऊंगा, जल्द ही आप महान योन राजवंश के राजकुमार बन जाएंगे। इस प्रकार हर कोई अपना ध्यान आप पर केंद्रित करेगा। अन्य राजकुमार भी आपको अपना प्राथमिक प्रतिस्पर्धी मानेंगे। ये सुनकर ये यू का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने कल जो पैसा बिखेरा था उससे उसकी ताकत में लगातार सुधार हो रहा था। ये यू का मानना था कि फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन ऐसी ताकत आत्मा संरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं थी। 17 राजकुमारों के साथ ये सुनिश्चित करना कठिन था कि कोई भी अत्यधिक उपायों का सहारा लेने के लिए इतना हताश न हो जाए। क्या होगा अगर कोई उसकी हत्या करने के लिए एक किसान को काम पर रखे? वह शुद्ध आपदा होगी। ये यू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। धिक्कार है, यह एक जबरदस्त योजना है। ये कुलियांग ने उसे अग्निकुंड में धकेलने की ठान ली थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पब फ्यूचर विज्ञापन। ये यू बहुत गुस्से में था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, आपको मुझे इस तरह निशाना क्यों बनाना है? आप जानते हैं कि मुझे सिंहासन में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कुलियांग मुस्कुराए, शाही परिवार में पैदा होने के कारण आपको प्रतिस्पर्धा करनी होगी, चाहे आप चाहें या नहीं। यह आपका भाग्य है। बेशक यदि आप सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धा करने के इच्छुक हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप अपनी गति से विकास कर सकते हैं, लेकिन आपको अन्य राजकुमारों की तरह ही क्राउन प्रिंस के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी। वैसे आपको पैसा बर्बाद करना पसंद है ना? अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए चांदी का उपयोग करें और मुझे देखने दें कि क्या आप राजकुमार पद के लिए अपना मार्ग खरीद सकते हैं। मैं इसके बारे में वास्तव में उत्सुक हूँ। ये कुलियांग के शब्द ये यू के लिए एक नई दुनिया खोलते प्रतीत हुए। उसके दिल का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। हाँ, चूंकि वह पैसा बर्बाद करना चाहता था, इसलिए अकेले संपत्ति खरीदना पर्याप्त नहीं होगा। जो चीज वास्तव में पैसा खर्च करती है वह है लोगों का दिल खरीदना। इस दिन ये यू ने औपचारिक रूप से ये कुलियांग को सूचित किया कि वह सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू करेंगे। लेकिन चूंकि आप ये देखना चाहते हैं कि क्या चांदी युवराज के पद के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है, तो कुछ सहायता के बिना यह असंभव है। ये यू के लगातार अनुनय और कठिन सौदेबाजी के माध्यम से वह ये कुलियांग से 30,000 स्पिरिट स्टोन निकालने में कामयाब रहा। इसका कारण उनके सपनों का समर्थन करना था। अपने हाथ में गायब भंडारण अंगूठी को देखकर ये कुलियांग ने यांगक्सिन हॉल में पूरी रात आह भरी और विलाप किया। वह इस लड़के से इतना कैसे गुमराह हो सकता था? हालांकि जाने से पहले ये यू ने एक सैन्य आदेश भी दिया था, जिसमें कहा गया था कि चूंकि उसे पैसे मिल गए हैं, इसलिए वह वास्तव में कार्रवाई करेगा। वह वादे के अनुसार युवराज पद के लिए लड़ेंगे। इस आश्वासन ने ये कुलियांग को कुछ आराम प्रदान किया। जब सुबह अदालत बुलाई गई तो कई अधिकारी और राजकुमार एक बार फिर ये यू पर आरोप लगाने के लिए एकजुट हो गए और जोर देकर कहा कि सम्राट को निर्णय लेना चाहिए। कल जब आरोपों का सामना करना पड़ा तो आपने कहा कि आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत है। पूरी रात इसके बारे में सोचने के बाद आपको अपना मन बना लेना चाहिए था, है ना? आक्रोश का सामना करते हुए ये कुलियांग ने शांति से कहा, मैंने कल रात ये यू को पहले ही फटकार लगाई है। चलो ये मामला सुलझ गया। इस कथन से उपस्थित सभी लोग सदमे में रंग बदलने लगे। कई राजकुमारों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की, फिर भी चुप रहे। ये यू से नाराज होकर बेहोश हुए प्रधानमंत्री तुरंत पीछे हटे। ये कुलियांग की प्रतिक्रिया बहुत अजीब थी। 100 आरोपों का नतीजा केवल एक फटकार। ये यू ने ऐसा क्या किया जिससे ये कुलियांग उसकी रक्षा करेगा? या क्या यह है कि महान योंग राजवंश का आकाश बदलने वाला है? उसी समय ये यू भी निष्क्रिय नहीं था। उन्होंने सक्रिय रूप से अपने दादा झू बाइवान से संपर्क किया। उसे देखकर बाद वाले की पहली कार्रवाई उसके हाथों पर भंडारण अंगूठी की रक्षा के लिए अपनी मुट्ठी भींचने की थी। ऐसा नहीं था कि झू बाइवान कंजूस था। उसने एक दिन पहले ये यू को जो दिया था वह दूसरों के लिए एक बड़ी संपत्ति की तरह लग सकता है, लेकिन झू बाइवान के लिए ये बाल्टी में एक बूंद से ज्यादा कुछ नहीं था। ये ग्रेट योंग राजवंश के सबसे बड़े व्यापारिक घराने के प्रमुख का विश्वास था। हालांकि कल से झू बाइवान ने परिपक्व होने से पहले ही ये यू को और बड़ी रकम नहीं देने का फैसला कर लिया था। झू बाइवान को सचमुच डर था कि इस तरह का पैसा ये यू को नुकसान पहुंचाएगा। 10,000 स्पिरिट स्टोन के साथ आपने प्रधानमंत्री का घर खरीदने का साहस किया। यदि 1 लाख दे दिए जाएं तो क्या आप महल खरीदने की योजना बनाएंगे? झू परिवार की इस शाखा में ये यू एकमात्र वंशज था। झू बाइवान नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ हो, इसलिए ये चांदी और स्पिरिट पत्थर दोबारा नहीं दिए जाएंगे। ये यू को पूरी तरह से हार मानने के लिए झू बाइवान ने निर्णायक रूप से कहा कि किसी और चीज पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन पैसे का सवाल ही नहीं उठता। बेशक केवल बड़ी मात्रा में इनकार किया गया था। पॉकेट मनी के लिए छोटी रकम उपलब्ध थी। ये यू ने उपहास किया। उन्होंने कहा, दादाजी मुझे समझ में नहीं आता कि बड़ी या छोटी रकम का क्या मतलब है। शुरुआत के लिए बस मुझे 1 लाख स्पिरिट स्टोन दीजिए। झू बाइवान लगभग पागल हो गया था। क्या आप ये समझने में पूरी तरह असमर्थ हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? आप सीधे 1 लाख स्पिरिट स्टोन मांगते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो रकम कितने किसानों की जिंदगी खरीद सकती है? और आप केवल 15 वर्ष के हैं। आपको इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स की क्या आवश्यकता है? यहाँ तक कि संभ्रांत गार्डों को खड़ा करने के लिए भी इतना अधिक उपयोग करना आवश्यक नहीं है। ये यू ने धीरे धीरे शब्द बोले, मैं युवराज बनना चाहता हूँ। समय मानो ठहर सा गया।
झू बाईवान काफी देर तक बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। जब तक उसके चेहरे पर एक आंसू धीरे धीरे नहीं लुढ़का तब तक उसे होश नहीं आया। पहली चीज जो उन्होंने की वो झू परिवार के पैतृक हॉल में गए और पूर्वजों के सामने घुटने टेके। आखिरकार उसे समझ आ गया। पहले झू बाईवान ने लेडी झू से सुना था कि ये यू को सिंहासन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सबसे पहले झू बाईवान कुछ हद तक निराश थे। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा उस पद पर बैठे। लेकिन झू बाईवान ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जल्द ही वो इससे सहमत हो गया। चूंकि ये यू एकमात्र उत्तराधिकारी था, अगर वो सिंहासन के लिए लड़ना नहीं चाहता था तो ठीक है। झू परिवार के समर्थन के साथ ग्रेट योंग राजवंश में सबसे अमीर राजकुमार बनना इतना बुरा नहीं होगा। लेकिन अब एक शरारती बच्चा जो इतने लंबे समय से बेकार था, उसने अचानक राजकुमार के लिए संघर्ष में शामिल होने का इरादा घोषित कर दिया। क्या ये बड़े होने का संकेत नहीं है? झू परिवार के पैतृक हॉल में चीखने चिल्लाने के बाद झू बाईवान जोश से भरपूर होकर उभरा। अच्छे पोते, चूंकि तुम युवराज पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो, दादाजी निश्चित रूप से पूरे दिल से तुम्हारा समर्थन करेंगे। पब फ्यूचर विज्ञापन। यदि 1 लाख पर्याप्त नहीं है तो पहले 200,000 लें और यदि आवश्यक हो तो अधिक उपयोग करें। झू परिवार के पास भले ही बहुत कुछ न हो, लेकिन हमारे पास बहुत सारा पैसा है। इस समय ये यू ने अंततः झू बाईवान में एक व्यापारिक घराने के प्रमुख से अपेक्षित प्रभुत्व देखा। ईमानदारी से कहूं तो जब पुरुष पैसे के बारे में बात करते हैं तो उनमें एक खास तरह का आकर्षण होता है। आत्मा रत्न प्राप्त करने के बाद ये यू आधिकारिक तौर पर ताज राजकुमार पद के लिए प्रतिस्पर्धा की राह पर चल पड़ा। पहला कदम कुछ मंत्रियों को अपने पक्ष में करना था। आखिर अदालत में किसी का प्रभाव तो होना ही चाहिए न। लेकिन इन मंत्रियों ने फिजूल खर्ची के लिए ये यू की प्रतिष्ठा के बारे में भी सुना था। पहले वे सभी उससे मिलने या बातचीत करने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि मंत्रियों को भी पक्ष चुनना होता था। केवल उन्हीं लोगों को ऊंची उड़ान भरने का मौका मिलेगा जिन्होंने ड्रैगन की कृपा अर्जित की है, चमकते रहने के लिए। लेकिन ये यू, चाहे आप उसे कैसे भी देखें, ऐसा नहीं लगता था कि कोई युवराज बन सकता है। इसलिए जब मंत्रियों ने ये यू की यात्रा के बारे में सुना तो उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए और उसे देखने से इनकार कर दिया। इस स्थिति ने ये यू को बहुत परेशान कर दिया। यदि आप मुझे पैसे बर्बाद नहीं करने देंगे तो आप मेरे दुश्मन हैं। उस दिन उन्होंने झू परिवार के किसानों को बुलाया और उनसे मंत्री सुन लुंगहाई की टांगें तोड़वा दी। फिर ये यू दयालुता का दिखावा करते हुए उनसे मिलने गए। उन्होंने अपनी सद्भावना का एक उदार प्रतीक प्रस्तुत किया। जाने से पहले उन्होंने सुन लुंगहाई के कंधे को भी गर्मजोशी से थपथपाया। उसने उससे कहा कि एक टूटा हुआ पैर तीसरे पैर को खोने के वास्तविक दर्द की तुलना में कुछ भी नहीं है। यदि आप अपने दरवाजे दोबारा बंद करते हैं तो आप परिणाम जानते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। बेशक आप सम्राट के लिए एक स्मारक भी लिख सकते हैं और मुझ पर आरोप लगा सकते हैं। इन शब्दों को सुनने के बाद सुन लुंगहाई का चेहरा राख हो गया। वह महज 3री श्रेणी के मंत्री थे। इस राजकुमार ने तो अपने सामने प्रधानमंत्री को भी गुस्से से बेहोश कर दिया था, और अंत में उसे कुछ नहीं हुआ। अगर उसका पैर टूट गया तो क्या होगा? इसके अलावा इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था कि ये यू इसके पीछे था। तो वह इसकी रिपोर्ट कैसे कर सकता है? किस सबूत के साथ? सन लुंगहाई का दिमाग दौड़ गया। इससे पहले कि ये यू जाने वाला था, उसने अपना टूटा हुआ पैर खींच लिया और जोर से घोषणा की, मैं सुन लुंगहाई 16वें राजकुमार की सेवा करने और पूरी निष्ठा के साथ उसका पालन करने को तैयार हूँ। किसी के जीवन की रक्षा के लिए आत्मसमर्पण करना शर्मनाक नहीं था। इसके अलावा ये यू के तरीकों के साथ कौन ये कहने की हिम्मत करेगा कि उसके पास ताज के राजकुमार पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के साधनों की कमी है? पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। महान योंग राजवंश की राजधानी की स्थिति में जबरदस्त बदलाव आया था। अदालत में ये यू का समर्थन करने वाली आवाजें तेज और अधिक संख्या में बढ़ती जा रही थीं। घटनाओं का यह मोड़ हर किसी के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। राजकुमार वास्तव में यह नहीं समझ सके कि कोई व्यक्ति जो केवल पैसा और स्प्रिट पत्थर फेंकता था, इतने सारे मंत्रियों को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकता था। यह न केवल उनके लिए बल्कि सम्राट ये कुलियांग के लिए भी हैरान करने वाला था। कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी एक निश्चित पद पर पहुंचने के बाद पैसे और स्प्रिटस्टोन की परवाह नहीं करते। तो उन्होंने ये यू को क्यों चुना? ये कुलियांग ने तुरंत जांच का आदेश दिया। 3 दिन बाद जांच परिणामों की समीक्षा के बाद ये कुलियांग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उनके विचार में ये यू, जिसने केवल पैसा और आध्यात्मिक पत्थर फेंके थे, पहले ही सफलतापूर्वक रूपांतरित हो चुका था। सीधे पैसा फेंकना सबसे घटिया तरीका था। ये यू का पसंदीदा तरीका उनकी प्राथमिकताओं को पूरा करना था। उन लोगों के लिए जिन्हें आध्यात्मिक पालतू जानवर पसंद थे, उन्होंने सबसे अच्छे पालतू जानवर भेजे। मना कर दिया। वह आपके सामने एक पालतू जानवर को मार देगा और अगले दिन दूसरा ले आएगा। अभी भी संतुष्ट नहीं तो फिर मार डालेगा। मूल्य के बारे में भूल जाओ। यदि मंत्री को ये पसंद नहीं है तो यह आध्यात्मिक पालतू जानवर का पाप है। प्राचीन वस्तुओं और मार्शल आर्ट तकनीकों के साथ एक ही तरह से व्यवहार किया जाता था। यदि आप चाहें तो उन्हें ले लें, यदि नहीं चाहते तो उन्हें नष्ट कर दें। सक्रिय होना अत्यधिक था। एक मंत्री जितना अधिक कठिन होता था, ये यू उनसे निपटने के लिए उतना ही अधिक दृढ़ होता था। कुछ ने कहा कि वे राजकुमारों के संघर्ष में भाग नहीं लेना चाहते। ये यू तुरंत जवाब देंगे कि संघर्ष में उनकी भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है। उपहार भेजना पूरी तरह से उनकी सत्यनिष्ठा को महत्व देने के कारण था। वह बस दोस्त बनाना चाहता था। जो भी मंत्री बना वह मूर्ख नहीं था।
इतनी सीधी बात से और क्या कहा जा सकता है। इसके अलावा एक विद्वान एक सच्चे दोस्त के लिए मर जाएगा। यदि कोई राजकुमार इतना सम्मान और विनम्रता दिखा सकता है तो लड़ाई में उसका समर्थन क्यों नहीं करता। इस प्रकार अधिक से अधिक लोग ये यू के आसपास एकत्र हो गए। जांच रिपोर्ट पढ़ने के बाद ये कुलियां काफी देर तक खिड़की के पास खड़े रहे। उनकी नज़र बहुत जटिल थी। यद्यपि ये यू की हरकतें बेकार लग रही थी, लेकिन वास्तव में उन्होंने पैसे और स्पिरिट स्टोन के आकर्षण को अधिकतम कर दिया था। शायद ये बच्चा वास्तव में क्राउन प्रिंस के पद के लिए अपना रास्ता खरीद सकता है। वास्तव में ये कुलियांग ने इसके बारे में बहुत अधिक सोचा था। ये यू बस एक अपव्ययी था। वर्षों की खोज के बाद उन्होंने पाया कि मंत्रियों को सीधे स्पिरिट स्टोन देने से उनकी विलक्षण प्रतिभा पैदा नहीं हुई। तो ये यू ने अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी। उसने ऐसी वस्तुएं खरीदनी शुरू कर दी जिनकी कीमत बहुत ज्यादा थी लेकिन लागत के लायक नहीं थी, और उन्हें अलग अलग लोगों को उनकी पसंद के अनुसार दे दिया। केवल जब वे ये उपहार स्वीकार करेंगे तभी ये यू अपनी विलक्षण प्रतिभा को बढ़ावा देगा। यदि किसी ने आइटम अस्वीकार कर दिया तो वो और भी अधिक प्रसन्न होगा, क्योंकि उस समय ये यू अपने द्वारा खरीदी गई महंगी वस्तुओं को व्यक्तिगत रूप से नष्ट कर देगा। ये दृष्टिकोण अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ। उनकी खेती तेजी से आगे बढ़ी। ये यू ने भी इस प्रक्रिया का भरपूर आनंद उठाया। केवल 10 वर्षों में वह गोल्डन कोर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था, नवजात आत्मा क्षेत्र से केवल एक कदम दूर। अपनी वास्तविक क्षमताओं को छुपाने के लिए ये यू ने विशेष रूप से एक उच्च कीमत वाली छुपाने वाली आध्यात्मिक कलाकृति खरीदी। उन्होंने इसे रोज पहना और कभी कोई हरकत नहीं की। केवल इसी तरह से वह स्वतंत्र रूप से अपनी व्यर्थ प्रथाओं में लिप्त हो सकता था। हालांकि हाल के वर्षों में सच्चे चरित्र वाले बहुत कम लोग थे। इसने ये यू को बहुत निराश किया। तो कुछ दिनों बाद एक रात ये यू ने अचानक ऊपर देखा। चूंकि उसने मंत्रियों पर जीत लगभग पूरी कर ली थी, अब उसका ध्यान राजकुमारों पर होगा। वे सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए। समय आने पर जो कुछ भी वे अस्वीकार करते थे उसे वहीं नष्ट कर दिया जाता था। कहावत बिल्कुल सही है, मैं उड़ा होने के सपने को पूरा करने के लिए अपने हाथों का उपयोग करता हूँ। अगले दिनों में ये यू ने लगातार उपहार भेजते हुए 18वें राजकुमार की तलाश की। इस तरह के उत्साह ने तुरंत 18वें राजकुमार को ये यू के तरीकों की याद दिला दी। वह मौके पर क्रोधित हो गया और भेजे गए सभी उपहारों को अस्वीकार कर दिया। यद्यपि ये वे वस्तुएं थीं जिनकी वह लालसा रखता था लेकिन प्राप्त नहीं कर सका। ये यू अस्वीकार किए जाने पर क्रोधित नहीं बल्कि प्रसन्न था। उसने तुरंत 18वें राजकुमार के दरवाजे पर इन वस्तुओं को नष्ट करना शुरू कर दिया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर लोगों का दिल टूट गया। और ये यू का ये ऑपरेशन केवल आधे दिन में पूरे ग्रेट योन राजवंश में फैल गया। पब फ्यूचर विज्ञापन। सभी ने सोचा कि ये यू पागल हो गया है। पैसे बर्बाद करने की लत हुआ। अपने ही भाइयों को रिश्वत देना शुरू कर दिया। वे जन्म से ही युवराज की उपाधि के लिए प्रयासरत थे। सिर्फ पैसे से इसे कैसे प्रभावित किया जा सकता है। जब प्रथम राजकुमार के अधीन एक निश्चित सेंसर को इस मामले का पता चला तो वो तुरंत ही यू पर आरोप लगाने के लिए महल में गया। लेकिन आरोप विफल हो गए और अंततः उसे पिटाई का सामना करना पड़ा। यदि भाई एक दूसरे को उपहार देते हैं तो इससे आपका क्या लेना देना है। ये कुलियांग के रवैये ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या वह अब इतना पक्षपाती है। औपचारिक आरोपों को भी नजरअंदाज करना। भले ही आपने उन्हें ये बताने का नाटक किया हो कि आप पहले की तरह ये यू को डांटेंगे, फिर भी ये किसी प्रकार का स्पष्टीकरण होगा। लेकिन अब आप दिखावे की परवाह भी नहीं करते। ये कुलियांग के कार्यों से कई राजकुमारों को निराशा हुई। उसी समय ये यू से जुड़े मंत्रियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। इस बिंदु पर क्या अब भी युवराज के पद के लिए लड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक सम्राट की सेवा की थी लेकिन उन्हें किसी के प्रति इतनी उदारता दिखाते हुए कभी नहीं देखा था। ऐसा व्यवहार ये कुलियांग के रवैये को दर्शाता है। और क्या कहना है, आइए जश्न मनाएं। हालांकि ग्रेट योन राजवंश के जोहू मनों में जोहू बाइवान अभी भी देर रात तक हिसाब किताब की गणना कर रहा था। ईमानदारी से कहें तो पिछले कुछ वर्षों में ये यू की पैसे निकालने की आवृत्ति इतनी बढ़ गई थी कि जोहू बाइवान मुश्किल से ही पैसे निकाल पा रहा था। लेकिन जीत सामने देखकर जोहू बाइवान ने पहले ही सहन करने का संकल्प ले लिया था, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वह जोहू परिवार के वंशजों को सिंहासन पर चढ़ते देखने के लिए दृढ़ था, भले ही वह प्रत्यक्ष वंशज न होकर पोता हो। आधे महीने बाद 18वें राजकुमार ने समझौता कर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। उन्होंने ये यू के उपहार स्वीकार किए। इस हरकत ने ये यू को काफी हैरान कर दिया। रीढ़ की हड्डी को क्या हुआ। 18वें राजकुमार ने ये यू को बताया कि वह अपने दिल में जानता था कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह अब राजकुमार पद के लिए दावेदार नहीं है। इसलिए वह अब विरोध नहीं करेगा और उम्मीद करेगा कि सम्राट बनने के बाद ये यू उस पर एहसान दिखाएगा। ये यू की अभिव्यक्ति तुरंत अविश्वसनीय रूप से अजीब हो गई। 8 साल बाद 7 राजकुमारों ने पहले ही ये यू के सामने युवराज का पद छोड़ने की बात कह दी थी। सभी का मानना था कि कुछ दशकों में ये यू निश्चित रूप से सभी राजकुमारों पर विजय प्राप्त करेगा और युवराज बन जाएगा। और इस क्षण ये कुलियांग ने स्वेच्छा से पद त्याग दिया और घोषणा की कि ये यू ग्रेट योन राजवंश के नए सम्राट बनेंगे। इस वर्ष तक ये यू पहले ही दिव्य परिवर्तन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था।